अब आते हैं हिंदी का। एक तो हमने विकास क्रम आधुनिक काल में देख लिया, ठीक है। संवैधानिक विकास क्रम पर पहुंचने के पहले हिंदी का विकास की एक और गाथा देखें जो हमको स्वतंत्रता आंदोलन के साथ देखनी है, ठीक है। किसके साथ देखेंगे? स्वतंत्रता आंदोलन के साथ देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ देखने मिलेगी, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जब हम देखेंगे तो हिंदी पर पहला जो काम है वो पहला काम अंग्रेजों द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने हिंदी को आगे बढ़ाने में पहले रोल अदा किया। अंग्रेजी शासक जो भारत में शासन कर रहे थे उसमें जो गवर्नर या गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने भारत में शासन करने के लिए और उनके प्रशासकों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक। इस फोर्ट विलियम कॉलेज की जब स्थापना की गई थी सन 1800 में, ठीक, तो उस फोर्ट विलियम कॉलेज में एक हिंदी विभाग भी बनाया गया था, हिंदी विभाग। और इस हिंदी विभाग के माध्यम से भारत में जो भी प्रशासक को भेजा जाता था उनको हिंदी सिखाई जाती थी, हिंदी सिखाई जाती थी। अब हिंदी सिखाई जाती थी, उसका कारण था कि जब वो भारत में प्रशासन करेंगे तो भारत के लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा, इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए उनको हिंदी सीखना था, तब तक कि वो भारत के लोगों के साथ संपर्क नहीं कर सकते, ठीक। अब ये हिंदी क्यों सीखना था? तो इस पर मेटकाफ ने बड़ी अच्छी बात कहा था। मेटकाफ ने कहा कि मैं जब भारत में जाता हूँ, मैं जब हिंदी को सीखकर भारत में गया तो भारत के चाहे दक्षिण में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे पूर्व में हो, कहीं पर भी जाकर के जनता से चर्चा करने में मुझे कोई समस्या नहीं गई। इसका मतलब साफ था कि पूरे भारत के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में हिंदी बोली जाती थी, चाहे वो हिंदी का थोड़ा विकृत रूप क्यों ना रहा हो। मतलब ये साफ था कि अंग्रेजों ने हिंदी को बढ़ावा देने का काम एक हिंदी विभाग फोर्ट विलियम कॉलेज में बनाया। इसीलिए बनाया क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत में शासन करना है तो भारत की कोई एक भाषा को पकड़ना पड़ेगा जिसके बोलने वाले लोग सभी जगह मिल जाए। तो एक भाषा जिसके बोलने वाले लोग सभी जगह मिल जाए, सभी जगह मिल जाए, ये था एक भाषा जिसके बोलने वाले लोग सभी जगह मिल जाए, और वो थी भाषा हिंदी जिसके बोलने वाले लोग चारों दिशाओं में मिल रहे थे। हिंदी के बोलने वाले लोग जो है वो चारों दिशाओं में मिल रहे थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। तो बहुत सारे अंग्रेज शासकों ने इसको हिंदी को बढ़ावा दिया, इससे हिंदी का विस्तार होने लगा और हिंदी जो है अब अपने विस्तार के रूप में देखने मिलने लगी। इसको बढ़ाने में भी अंग्रेजों का योगदान रहा। ये तो बात हो गई हिंदी के विकास की। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजों ने योगदान दिया। अगले नंबर पर आते हैं तो हिंदी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास के लिए, चूंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास हमारे देश में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से होती है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से होती है, सुधार आंदोलन, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से होती है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनमें सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय वैसे भी बहुत सारी भाषाएं सीखे हुए व्यक्ति थे, है ना, और उनको फारसी भी आती थी, उनको बंगाली भी आती थी और उनको सारी भाषाओं का ज्ञान था। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को विकास करने में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का विस्तार करना चाह रहे हैं ये लोग। और इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के विस्तार करने के लिए फिर इन्होंने भी वैसी ही आवश्यकता महसूस की जैसे अंग्रेजों ने प्रशासन करने के लिए विकसित की थी। इनको प्रशासन करने के लिए एक भाषा चाहिए थी, प्रशासन करने के लिए, ठीक। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनकर्ताओं को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आंदोलन का विस्तार करने के लिए एक भाषा की जरूरत थी और इस भाषा की शुरुआत
फिर उन्होंने जब ढूंढा तो यद्यपि राजा राम मोहन राय बंगाल के रहने वाले थे, बंगाली पर ज्यादा बल देने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जब इसका विस्तार करना है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, तो हमको एक भाषा ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो पूरे भारत में उपयोग की जा रही हो और प्रशासन या सरकार भी उस समय की उसको बढ़ावा दे रही हो। तो फिर से जरूरत महसूस हुई हिंदी की, और हिंदी को आगे बढ़ाने का काम राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा इसको शुरू किया गया कि राजा राम मोहन राय हिंदी के विकास को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय तो शुरुआत करते हैं बंगाल से शुरुआत करते हैं। उनने अपना आंदोलन शुरू किया यहां से, ब्रह्म समाज की स्थापना यहां पर हुई, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर होती है, और ब्रह्म समाज में जो शामिल लोग थे उन्होंने धीरे से हिंदी को बढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदी को बढ़ाने का उद्देश्य उनका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बढ़ावा देना था, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास होता था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। जब इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था तो हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो इसी समय हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा के रूप में दिखने लगती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है वो किस भाषा के रूप में दिखेगी, आपको राष्ट्रभाषा के रूप में दिखेगी। अब ब्रह्म समाज में शामिल होने वाले लोग, पहले नंबर पर राजा राम मोहन राय जो यहीं के रहने वाले, इसी क्षेत्र में रहने वाले अगले व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो भी यहीं के रहने वाले, इन्होंने भी हिंदी को बढ़ावा दिया। इसी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण थे वो थे केशव चंद्र सेन। इसी बंगाल के रहने वाले केशव चंद्र सेन थे। अब केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है। प्रार्थना समाज की, ठीक, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। तो प्रार्थना समाज में जो लोग शामिल थे, चाहे महादेव गोविंद रानाडे हो या आनंद मोहन बोस हो, जो भी लोग शामिल थे, वो प्रार्थना समाज में जो शामिल लोग हैं, रानाडे जैसे लोग, वो लोग भी किसको बढ़ावा देंगे। यद्यपि ये क्षेत्र मराठी भाषा का है, लेकिन उन्होंने मराठी भाषा के साथ साथ बढ़ावा किसको दिया, हिंदी को बढ़ावा दिया। हिंदी को बढ़ावा देने के पीछे उनका तर्क ये था कि अब एक विकास करने के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का विकास करने के लिए जरूरत है एक भाषा की, और वो कौन सी है, हिंदी की है। इसी प्रार्थना समाज के साथ साथ इसी समय पर 1875 में गुजरात के रहने वाले 1875 में गुजरात के रहने वाले दयानंद सरस्वती जी जो है वो दो भाषा को अच्छे से जानते थे। एक भाषा जानते थे गुजराती और दूसरी भाषा जानते थे संस्कृत जानते थे। जब दयानंद सरस्वती पहली बार जाकर के बंगाल में केशव चंद्र सेन से मिले तो केशव चंद्र सेन ने उनको कहा कि सरस्वती जी, आप अगर अपनी बातों को गुजराती में या संस्कृत में कहेंगे तो संस्कृत तो बहुत कम लोग जानते हैं और गुजराती एक सीमित क्षेत्र की भाषा है। हमको एक ऐसी भाषा को बढ़ावा देना पड़ेगा जो पूरे भारत के लोग जानते होंगे। तो केशव चंद्र सेन के कहे अनुसार दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो है वो हिंदी में लिखा। सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा और हिंदी के विकास के लिए पहली बार यही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज्य की अवधारणा दी थी, स्वभाषा की अवधारणा दी थी, स्वराष्ट्र की अवधारणा दी थी और सब में स्व जोड़ा था। अब वो स्वराष्ट्र और स्वभाषा की जो अवधारणा है वो उसको आगे बढ़ाने में पूरे जीवन को अपने को समर्पित कर दिया। वो कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान, पूरा अपना सब कुछ लगा दिया। ठीक अब सोचिए कि हिंदी को बढ़ाने में पूरा योगदान अब दयानंद सरस्वती जी का आ गया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उन्होंने कहा कि मेरी आंखें उस दिन को देखने के लिए तरस रही है जिस दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग हिंदी को बोलेंगे
और हिंदी को जानने वाले होंगे। ठीक, तो आप देखिए कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अब इसके बाद विवेकानंद, अरविंदो, सारे लोग जो हैं वो जितने समाज सुधारक या चिंतक होंगे वो हिंदी भाषा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और यहाँ से हिंदी जो है अब विकसित रूप में आने लगेगी। तो एक धारा हमने अभी देखी थी इसके पहले, ये पूरी कहानी जो है ऐसा कह सकते हैं कि 1800 से लेकर 1900 तक, 1900 के बीच, ठीक 1900 के बीच बहुत सारे समाज सुधारकों ने हमारे देश में हिंदी भाषा को बढ़ाने का प्रयास किया। 1850 से लेकर 1900 के बीच हम देख चुके हैं कि भारतेंदु युग था, गद्य में लेखन हो रहा था। इस समय के जितने लोग भी हैं ये सब अपनी पत्र पत्रिकाओं में ज़्यादातर हिंदी का उपयोग करने लगे और हिंदी में भी पत्र पत्रिकाओं में किसका उपयोग होगा? गद्य का। वही दौर याद रखो भारतेंदु का, तो उधर से इसको आप लिंक करिए तो आगे आप बढ़ जाएंगे। ये वाला युग अब समाप्त हुआ। ठीक, अब अगली बात करते हैं इसके बाद कि ये तो हमने बात कर ली कि समाज सुधारकों का योगदान रहा। अब आते हैं राजनीतिक चिंतकों का तीसरा फेज। तीसरे फेज में हम राजनीतिक चिंतकों को देखेंगे और उनके द्वारा किस प्रकार जो है राजनीतिक चिंतक, ठीक है, राजनीतिक चिंतक या राजनीतिक आंदोलन का योगदान, राजनीतिक आंदोलन, ठीक है। इस राजनीतिक आंदोलन में मुख्य रोल अदा करने में कांग्रेस ने अपने गठन के दिन से ही हिंदी को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। ठीक है, हिंदी को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। अब सोचिए कि राजनीतिक आंदोलन में शुरुआती दौर में कांग्रेस ने इस काम को शुरू किया। उस राजनीतिक आंदोलन में सभी क्षेत्र के जो नेता थे, चाहे बंगाल के जितने राजनीतिज्ञ थे, बंगाल के राजनीतिज्ञ हों या महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञ हो, उसमें महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, ठीक। बाल गंगाधर तिलक अपने समाचार पत्र मराठी और केसरी, ठीक है ना, तो भले वो मराठी में लिखते रहे लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने भी हिंदी को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया। हिंदी को बढ़ावा देने में बंगाल के जितने लोग थे, यद्यपि वो बंगाली बोल रहे थे, लेकिन राजनीतिज्ञ सब लोग किस पर बल दे रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, हिंदी को आगे बढ़ाने पर बल दे रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में हिंदी बोली जा रही थी। इसी समय इस गुजरात क्षेत्र के रहने वाले गांधी जी, नरसिंह मेहता, ठीक है ना, नरसिंह मेहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लोग हिंदी को आगे बढ़ाने पर बल देते हैं। पंजाब क्षेत्र में रहने वाले लाला लाजपत राय ये भी हिंदी को राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा बनाने पर बल देते हैं ताकि राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार किया जा सके। अब तो ये बातें हो गई कि ठीक एक जैसा रूप दिखता है कि ये पूरा का पूरा एक प्रकार का क्षेत्र है जहां पर हिंदी किसी न किसी रूप में बोली जा रही थी, लेकिन आप ये समझिएगा कि ये जो मद्रास क्षेत्र है, इस मद्रास क्षेत्र में रहने वाले सी राजगोपालाचारी हो या अनंत सैनम आयंगर, ठीक है, ये जो आयंगर है ये बहुत महत्वपूर्ण थे। आयंगर ये इसी क्षेत्र के रहने वाले कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, गुजरात के रहने वाले ये मुंशी जी, ठीक, ये सभी। तो सोचिए कि दक्षिण भारत के सी राजगोपालाचारी, जहां पर दक्षिण भारत में या तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोली जाती है या अंग्रेजी बोली जाती थी, ये लोग भी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वतंत्रता आंदोलन का विस्तार करने के लिए पहली बार किसका प्रयोग करने की बात करते हैं? हिंदी के प्रयोग की बात करते हैं और हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। जब 1937 में पहली बार कांग्रेस चुनाव जीतती है, प्रांतीय चुनाव होते हैं
और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार 1937 में जो प्रांतीय चुनाव होता है, उस प्रांतीय चुनाव में मद्रास के मुख्यमंत्री बनते हैं सी राजगोपालाचारी। वो मद्रास के लोगों को, मद्रास के प्रशासन में हिंदी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो सोचिए कि दक्षिण भारत के लोग भी, दक्षिण भारत के जो राजनीतिज्ञ थे उस समय के, वो भी, चाहे सी राजगोपालाचारी, अनंत सायनम अयंगर हो या ई रामास्वामी हो, जितने लोग हैं वो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने पर बल देते हैं। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, राष्ट्रभाषा बार बार उपयोग कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब है राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ने के लिए कोई एक भाषा का उपयोग होना चाहिए, और वो भाषा कौन सी थी? हिंदी थी। ठीक है, इस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। इस हिंदी पर पहली बार सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन जो है 1910 में प्रयाग में हुआ था, और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। मदन मोहन मालवीय जो हैं इसके अध्यक्ष थे। जो पहला जो सम्मेलन हुआ 1910 में हुआ था, और 1910 में होने वाले आंदोलन में पहली बार प्रयाग में मदन मोहन मालवीय जो है वो अध्यक्ष थे। एक और बात कर ली जरा जल्दी से, ये तो बात समझ में आ गई। इंदौर 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। इस हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे। और इस सम्मेलन में पहली बार गांधी जी ने कहा कि दक्षिण भारत में एक हिंदी प्रचारिणी समिति बनाना चाहिए। हिंदी प्रचारिणी समिति बनाना चाहिए। और ये पहली बार हिंदी प्रचारिणी समिति जो है वो 1927 में बनाई गई मद्रास में, मद्रास हिंदी प्रचारिणी समिति। और ये पीटी में आपके 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 1927 में मद्रास हिंदी प्रचारिणी समिति बनाई गई। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था इंदौर में, और उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। उस समय उन्होंने ये बातें रखी थी। उन्होंने एक और समिति की बात की जो 1936 में बनकर तैयार हुई, वो वर्धा में बनी थी। ठीक है, महाराष्ट्र मराठी क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। गांधी जी ने इसी समय कहा था कि दक्षिण भारत में 6 युवाओं को हिंदी का प्रसार करने के लिए भेजा जाना चाहिए, और दक्षिण भारत के 6 युवाओं को उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय आंदोलन में समरसता बढ़े और आंदोलन का जो है विराट रूप या बड़ा रूप देखने को मिले। ठीक है, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत में अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को भेजा था गांधी जी ने। तो गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने अपने जो समाचार पत्र स्वराज्य में कई बार हिंदी के प्रचार प्रसार की बातें लिखी, कई बार क्रांतिकारी विचार लिखे। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे हाथों में अगर सब कुछ कमांड होती है और मैं सब कुछ कर पाता, तो मैं सबसे पहले अंग्रेजी को समाप्त करता और उसकी जगह पर हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी को भाषा के रूप में उपयोग करवाता। ये बहुत सारी बातें हुई। इस प्रकार से हम एक बात पर आए, वो ये महत्वपूर्ण बात है कि स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उपयोग करके राष्ट्र को एक बनाने में हिंदी का उपयोग किया गया। और सारे क्षेत्र के लोग, चाहे वो दक्षिण के हो, पश्चिम के हो, पूर्व के हो या उत्तर के हो, सभी ने मिलकर के हिंदी के लिए एक माहौल तैयार कर दिया। हिंदी के लिए माहौल तैयार हो गया। यद्यपि हिंदी दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती, फिर भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू हुआ। अब शुरुआत होती है इसके बाद कि स्वतंत्रता के पूर्व ये हिंदी का माहौल बन चुका है। तो ये तय हो चुका कि हिंदी भारत की अब बन सकती है राष्ट्रभाषा। लेकिन संविधान सभा जब बनी तो संविधान सभा में विवाद आने लगे। संविधान सभा में भाषा के विवाद को सुलझाने के लिए संविधान सभा में पहली बार
11 सितंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को चर्चा शुरू हुई। जब चर्चा शुरू हुई तो विरोध के स्वर आने लगे, यानी स्वतंत्रता के पूर्व कोई विरोध नहीं था हिंदी का। जैसे ही स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिलते से ही दक्षिण भारत के लोगों ने थोड़ा विरोध शुरू कर दिया, थोड़ा विरोध शुरू हो गया, ठीक है। और ये विरोध जो है वो दिखाई पड़ा 11 सितंबर 1949 को, जब संविधान सभा में गोपाल स्वामी आयंगर ने इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसमें? गोपाल स्वामी आयंगर ने पहली बार इसका प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया। कहाँ पर? संविधान सभा में। तो इस संविधान सभा में क्या हुआ कि विवाद होने लगा, विरोध होने लगा हिंदी का, ठीक है। तो इस पर 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक चर्चा होती रही, और 14 सितंबर को यहाँ के रहने वाले के.एम. मुंशी, गुजरात के के.एम. मुंशी जो गुजरात के रहने वाले थे, और यहाँ के रहने वाले आयंगर, इनके फार्मूले से आयंगर फार्मूला बोलते हैं, इनके फार्मूले से ये जो संविधान सभा में विवाद खड़ा हो गया था, उस विवाद का समाधान किया गया। विवाद का समाधान 14 सितंबर को हुआ, और 14 सितंबर 1949 को विवाद का पहला समाधान ये हुआ कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। पहला हो गया कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होगी बल्कि राजभाषा होगी, ये पहला तय हो गया, ठीक। 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया, और हिंदी को राजभाषा के रूप में शामिल किया गया, और अंग्रेजी का चूंकि उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे थे तो सहायक भाषा के रूप में बात हुई, और ये जो राष्ट्रभाषा का विवाद था वो समाप्त हो गया, राजभाषा हिंदी के रूप में आ गई। और आर्टिकल 343 में हिंदी पर जो हिंदी को रखा गया राजभाषा के रूप में, के.एम. मुंशी आयंगर फार्मूले के आधार पर इसका समाधान किया गया, और 14 सितंबर को भाग 17 जो था, जो राजभाषा के संबंधित था, और हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। इसीलिए उस दिन से हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। ये अभी जो स्वतंत्रता के पूर्व कोई विवाद नहीं था, जैसे ही स्वतंत्रता मिली दक्षिण भारत के राज्यों ने थोड़ा विरोध शुरू कर दिया था। अब आते हैं अगली बात पर, ठीक है। अब आते हैं हिंदी के संवैधानिक विकास की कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। इस पर भी 2-4 कहानियां आपको हम सुना देते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये राजभाषा की कहानी है, और ये देखिए राजभाषा भाग 17 अनुच्छेद 343 से शुरू होगी। यहीं पर कहानी सुनाते सुनाते हम आपको आगे बढ़ जाएंगे। परिभाषा दिया है पहले राजभाषा की। अभी हमने देखा था राष्ट्रभाषा और राजभाषा का जो विवाद था उसका समाधान कर दिया के.एम. मुंशी आयंगर फार्मूले से, और हिंदी को बना दिया गया राजभाषा, और राजभाषा बना करके अनुच्छेद 43 में राजभाषा की परिभाषा दी गई, जिस भाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कामकाजों के लिए हो, सरकारी कामकाजों के लिए हो, यानी प्रशासन में उसका उपयोग होगा, प्रशासन के साथ साथ शिक्षा में उसका उपयोग होगा, शिक्षा के साथ साथ साहित्य में उसका उपयोग होगा, साहित्य में, ठीक है, उसको राजभाषा के रूप में जाना गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार 343(1) में राजभाषा का प्रावधान है, वहाँ लिखा हिंदी संघ की। यहाँ पर अभी बात हो रही है संघ की, राजभाषा है और लिपि कौन सी है? देवनागरी है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव अभी हमने बताया था आप लोगों को, गोपाल स्वामी आयंगर ने लाया था, ठीक, और आयंगर मुंशी फार्मूला से राष्ट्रभाषा और राजभाषा का विवाद समाप्त हुआ था। संविधान सभा में भाषा संबंधी विधेयक, अभी बात हुई थी हमारी, 14 सितंबर 1949 को पारित कर दिया गया।
और लिपि संबंधी विवाद समाप्त हो गया, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सप्ताह का आयोजन और हिंदी में अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ठीक, ये आर्टिकल 343(1) में है। अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। और अगली बात क्या लिखी थी, अगले 15 वर्षों तक, चूंकि अंग्रेजी का विवाद अभी जारी था, अगले 15 वर्षों तक यानी 1965, संविधान लागू होने के अगले 15 वर्ष मतलब 26 जनवरी 1965 तक यानी 15 वर्ष अंग्रेजी शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती रहेगी। देखिए, भारत में अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो संस्कृत राजकीय भाषा के रूप में गुप्त काल में मिलेगी, पाली जो है राजकीय भाषा के रूप में मौर्य काल में मिलेगी, और आगे जाते हैं तो मध्यकाल में जब इस्लाम धर्म के लोग आते हैं, मुगल काल हो या सल्तनत काल हो, तो फारसी राजकीय भाषा के रूप में उपयोग होती है। अंग्रेज आ जाते हैं तो अंग्रेजी जो है वो राजकीय भाषा के रूप में उपयोग होगी। यद्यपि अंग्रेजी का विरोध गांधी जैसे बहुत सारे लोगों ने पहले किया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, लेकिन प्रशासन के बहुत सारे कामकाज जो है अंग्रेजी में होते रहे थे पिछले 150 वर्षों से, तो स्वाभाविक था कि उसको अचानक नहीं हटाया जा सकता था। इसीलिए संविधान सभा में जो दक्षिण भारत का विरोध भी आया था उसको भी ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि अंग्रेजी को शासकीय प्रयोजन में भी 15 साल बनाए रखा जाएगा। अब इसमें एक और बात जुड़ी गई, ये बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान यानी ये 15 वर्ष के भीतर आदेश द्वारा यानी राष्ट्रपति आदेश दे सकता है शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी प्रयोग में लाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। यद्यपि 15 साल बाद तो हिंदी राजभाषा के रूप में आ ही जाएगी, शासकीय प्रयोजन में आ ही जाएगी, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो 15 साल के पहले भी हिंदी को प्रयोग में लाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। अगला नंबर, संसद 15 वर्ष तक की अवधि के पश्चात भी कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बनाए रख सकती है। इस बात से, ये वाली जो लाइन थी, इससे दक्षिण भारत के जो लोग संविधान सभा में थे वो लोग शांत हो गए, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे 15 वर्ष बाद भी संसद जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बनाए रख सकती है। ठीक, यद्यपि यहां पर एक और अवसर दिया गया था राष्ट्रपति को कि वह आदेश जारी करके 15 वर्ष के पहले ही हिंदी का प्रयोग चालू करा सकता है। ये 343(1) में था। ठीक है, 344 में जो अगला अनुच्छेद था, देखिए 343 की 2 बातें यहां रखनी है। वो ये है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और अगले 15 वर्ष तक अंग्रेजी शासकीय प्रयोजन में शामिल होगी। 15 वर्ष बाद अपने आप हिंदी आ जाएगी। ठीक, राष्ट्रपति इसके पहले हिंदी को ला सकता है और संसद 15 वर्ष के बाद भी कानून बनाकर अंग्रेजी को रख सकता है। ये 3 बातें आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, 3 बातें आपके पास आनी चाहिए। संघ की राजभाषा हिंदी बना दी गई, लेकिन 15 वर्ष बाद बनेगी। उसके पहले तक 15 वर्ष तक अंग्रेजी रहेगी। उसके पहले अगर लाना है तो राष्ट्रपति आदेश जारी करके अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को ला सकता है, लेकिन संसद को मौका दिया गया कि 15 वर्ष के बाद भी अगर अंग्रेजी को बनाए रखना है तो वो संसद बनाए रख सकती है। ये संविधान सभा के लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया यहां से। ठीक, पल्ला झाड़कर हो गया, दक्षिण भारत के लोग भी संतुष्ट हो गए, अभी चुप रहने लगे। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि जैसे ही ये संविधान लागू हुआ उसके बाद से ही, संविधान लागू होने के बाद से ही विवाद शुरू हो गए। दक्षिण भारत के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, कई लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का भी आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक, जैसे ही यहां पर ये बोला गया, ये वाली लाइन, ठीक, इसको देखते हैं आगे। यहां पर जैसे ये बोला गया कि 15 वर्ष की अवधि के पश्चात भी कानून बनाकर अंग्रेजी के प्रयोग को बनाए रखा जा सकता है, इसका विरोध उत्तर भारत के कुछ नए राजनीतिक दलों ने करना शुरू कर दिया। जैसे 1951 में बना जनसंघ जो है, उसमें जो मुखर्जी जी थे उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। ठीक, उत्तर भारत में ही 1952 में लोहिया जी ने एक पार्टी बनाई थी, प्रजाशक्ति पार्टी। ठीक है, वो लोहिया जी की पार्टी थी। इस पार्टी ने भी गाना गाना शुरू कर दिया कि 15 वर्ष बाद है तो अंग्रेजी को लाने का अवसर दिया जा रहा है।
ये उत्तर भारत के लोग जो थे ये हिंदी को बहुत जल्दी शामिल करवाना चाह रहे थे, राष्ट्रपति पर दबाव बनाना चाह रहे थे। इसी बात से खपा होकर के दक्षिण भारत के वे लोग जो कभी हिंदी को बढ़ावा देने की बात स्वतंत्रता के पूर्व कर रहे थे, जैसे सी राजगोपालाचारी, इनके विचार बदल गए। सी राजगोपालाचारी का विचार बदल गया। इसके साथ अनंत शयनम आयंगर, उनका भी विचार बदल गया। विचार बदला इनके कारण। जनसंघ और जो लोहिया जी के जो विचार थे वो अतिवादी जब दिखने लगे कि वो हिंदी को ही केवल बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, समय है, आप आगे भी हिंदी को हम भी बढ़ावा देना चाह रहे थे, लेकिन अगर आप इस प्रकार से उतावलेपन से अगर आगे बढ़ रहे हो तो हम भी कहेंगे कि अंग्रेजी को बनाए रखा जाना चाहिए। इसीलिए दो विरोधी गुट जो है बनना शुरू हो गया। इस लाइन के ऊपर विरोध शुरू हुआ कि 15 वर्ष तक की अवधि के पश्चात कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा को बनाए रखा जा सकता है। इस पर उत्तर भारत के लोगों ने विरोध शुरू किया, जनसंघ वालों ने, यानी मुखर्जी जी जो थे और लोहिया जी, तो इनके विरोध में दक्षिण भारत वाले भी उतर गए। यहां से विवाद की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। अब इस विवाद की शुरुआत और आगे देखिए कैसे होती है। ठीक है, जो विवाद की शुरुआत हुई है अब वो आगे कैसे बढ़ती है। अगले आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग एवं संसद की समिति की बात हुई। ठीक है, राजभाषा आयोग एवं संसद की समिति की बात हुई। संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष बाद और उसके प्रति 10 वर्ष बाद, संविधान के प्रारंभ होने के 5 वर्ष बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रारंभ हो गया। उसके 5 वर्ष बाद यानी 1955 में, 5 वर्ष बाद 55 में, 55 में, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा। तो 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति जी ने राजभाषा आयोग बना दिया और बीजी खेर को इसका अध्यक्ष बनाया गया, बाल गंगाधर खेर। ठीक, इसके अध्यक्ष बने। जून 1955 में ये आयोग बना दिया गया। बीजी खेर को इसका अध्यक्ष बनाया गया कि वो राजभाषा, हिंदी के राजभाषा के संदर्भ में अपनी बात लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो आयोग बना उसमें एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। और 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी, उस समय 8वीं अनुसूची में 22 भाषा नहीं थी, उस समय 14 भाषाएं थी, आपको हमने बता दिया पहले। उन 14 भाषाओं के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे, ऐसा आयोग में शामिल हुआ। बीजी खेर आयोग को बनाया गया और आयोग हिंदी भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए सिफारिश करेगा, ये शामिल था। इस आयोग ने अपनी सिफारिश 1955 में बना था। जुलाई 1956 में इन्होंने अपनी सिफारिश दे दी। ठीक, बीजी खेर आयोग ने। पहला राजभाषा आयोग जून 1955 में बनाया गया। इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर। आयोग की सिफारिश की जांच करना। अब चलिए, इनकी सिफारिश आ गई 1956 में आई। इन्होंने कहा कि हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाए, हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए और अंग्रेजी के प्रयोग को धीरे धीरे कम किया जाए, अंग्रेजी के प्रयोग को कम किया जाए। ऐसी सिफारिश आ गई उनकी। स्वाभाविक है, विवादित दिख रही है, इसलिए विवादित क्योंकि दक्षिण भारत के लोग तो पहले से विरोध कर रहे थे। तो ये जो आयोग बना था इसकी सिफारिशें औपचारिक मात्र बची, औपचारिक मानते हैं इसको, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं रहा। इस सिफारिश जो इनने की थी, इस सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर जांच के लिए एक संसदीय समिति बनाने का प्रावधान भी आर्टिकल 344 में शामिल था कि जो आयोग बनेगा उस आयोग की सिफारिश पर जांच के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाएगी और इस संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होंगे। कितने सदस्य? कुल 30 सदस्य होंगे, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। राज्यसभा के 10 सदस्य। यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो संसदीय समिति बनी थी वो केवल किसके लिए बनाई गई है? वो राजभाषा आयोग जो बना उसके द्वारा जो दी गई सिफारिश है उसकी जांच करने के लिए थी। उस आयोग की सिफारिश जो है वो औपचारिक मात्र है, औपचारिक मात्र। इस समय जब इनकी सिफारिश आई 1956 में, तो ये जो समिति बनकर तैयार हुई 1957 में, 57 में।
57 में हमारे देश के गृह मंत्री बदल गए और जो इस समय के गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता, जो उस समय के अध्यक्ष थे उसकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई संसद की, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ये उस समय के गृह मंत्री हैं। ठीक, इस गृह मंत्री के 1957 में इसकी समिति बनी। लोकसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के 10 सदस्य इसमें शामिल। इनने अपनी सिफारिश दी 1959 में, 59 में 1959 में इन्होंने सिफारिश दी। देखिए, पहली संसदीय समिति 16 नवंबर 57 को बनी, जिसके पहले अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया। समिति ने आयोग की सिफारिशों की जांच करके निम्न निष्कर्ष दिया। पहला, हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो, लेकिन अंग्रेजी को इन्होंने सहायक भाषा के रूप में बनाए रखने की बात कर दी। ठीक है, सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा जाए, ऐसा प्रतिवेदन पंत समिति द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया। यानी अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। इस प्रतिवेदन के आधार पर 10 मई 1963 को संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम बनाया गया, जिसमें निम्न प्रावधान थे। देखिए, ये जो प्रतिवेदन आया इनका राष्ट्रपति को दिया गया, ये 59 में दिया गया था। 57 में बनी, 59 में प्रतिवेदन आया। उस प्रतिवेदन में अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में बनाए रखने की बात कही गई। इस प्रतिवेदन के आधार पर संसद ने 63 में 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष यानी 65 में बनना था अधिनियम, उसके पहले ही 2 साल पहले ही ये बना दिया गया। यानी इस समय नेहरू जी जो थे वो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इस नेहरू जी के काल में लाल बहादुर शास्त्री जो है वो गृह मंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस अधिनियम को, गृह मंत्री थे, उन्होंने इस अधिनियम को के प्रस्ताव को संसद के समक्ष रखा। प्रस्ताव रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने, गृह मंत्री ने अपना प्रस्ताव रखा, उसके आधार पर पहली बार अधिनियम बनाया गया, 63 में ही बनकर तैयार हो गया। अब देखिए, नेहरू जी यहाँ पर, इसके पहले दक्षिण भारत में जो विरोध हो रहा था तो उनको संतुष्ट करने का बार बार नेहरू जी प्रयास कर रहे थे दक्षिण भारत के लोगों को कि अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा, अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। आप उनको आश्वासन देते जा रहे थे। उसी आश्वासन, और ये लाल बहादुर शास्त्री जी भी गृह मंत्री रहते हुए कई बार अपनी भाषणों में ये बात कहते रहे, दक्षिण भारत में विशेषकर कि हम अंग्रेजी को नहीं हटाएंगे, तो उनको संतुष्ट कर रहे थे। वही जो सबका सब जो है वो अधिनियम में देखने मिला 1963 में बने अधिनियम में। 26 जून 1965 को राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू हो गया। ठीक, अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा जाएगा, अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा जाएगा, ये बातें शुरू हो गई। अगली बात, तीसरे नंबर की जो बात थी, धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रयोग कम किया जाएगा। इस बिंदु पर दक्षिण भारत के राज्यों ने आंदोलन कर दिया। ठीक, धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रयोग कम किया जाएगा। इस बिंदु पर दक्षिण भारत के राज्यों ने जब आंदोलन कर दिया तो ये जो अधिनियम बना था 63 वाला, इसको इंदिरा गांधी ने, क्योंकि 67 में इंदिरा गांधी आ गई, 66 में ही आ गई थी, लाल बहादुर शास्त्री भी चले गए, जवाहरलाल नेहरू भी चले गए, तो जवाहरलाल नेहरू जी की विरासत को ही, उनके ही वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने यहां धीरे धीरे लिखा था ना, अंग्रेजी का प्रयोग कम किया जाएगा, इस लाइन में बदलाव कर दिया 67 में जाकर। 67 में जाकर उन्होंने ये बदलाव कर दिया कि द्विभाषा सूत्र प्रारंभ किए गए, अर्थात सरकारी प्रयोजन में हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा, उन्होंने प्रयोग कर दिया। 67 में बदलाव किया कि अंग्रेजी को समाप्त करने के पहले भारत के प्रत्येक राज्य से, जो राज्य की विधानमंडल इसका प्रस्ताव पारित करेगी, और जब तक प्रत्येक राज्य का, भारत के प्रत्येक राज्य का विधानमंडल इसके लिए प्रस्ताव पारित नहीं करेगा, राज्य विधानमंडल, तब तक के अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा और अंग्रेजी जो है वो सहायक भाषा के रूप में बनी रहेगी। इसके कारण अब प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, तो दक्षिण भारत का विधानमंडल कभी प्रस्ताव पारित करने वाला है ही नहीं, तो स्वाभाविक है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी की भी शुरुआत हो जाएगी और अंग्रेजी भी शासकीय कार्यों में बनी रहेगी। जब अंग्रेजी शासकीय कार्यों में बनी रहेगी तो यहां से शुरुआत हो गई द्विभाषा सूत्र की, अंग्रेजी के साथ कौन सा, हिंदी। तो इंदिरा गांधी ने अपने जो संशोधन किया 67 में, उसमें यह शामिल कर दिया कि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल इसमें
है तो जब तक प्रस्ताव पारित नहीं करेगा तब तक अंग्रेजी को हटाया नहीं जाएगा और वहां से और अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में बनाए रखा जाएगा। वहां से द्विभाषा सूत्र का प्रयोग शुरू होगा और सरकारी प्रयोजन में हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने 76 में राजभाषा नियम बनाया। 76 में राजभाषा नियम बनाया। नियम बनाने का काम किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। संसद का काम होता है कानून बनाया और भाषा के आधार पर राज्यों की 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया। ये जो भाषा के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है क श्रेणी के राज्य, जहां हिंदी राज्य की भाषा हो, मतलब जहां हिंदी राजभाषा हो और हिंदी राजभाषा वाले राज्य जो हैं उनमें और अंग्रेजी सहायक भाषा हो, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दोनों एक दूसरे से निकले हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यानी उत्तर भारत के राज्य जहां के राजभाषा राज्य में सरकारी कार्यों के लिए राजभाषा उस राज्य की राजभाषा है, ये है ना, सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग होगा। और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो क श्रेणी के राज्य थे, क श्रेणी के राज्य यानी वे राज्य जहां हिंदी राज्य की राजभाषा हो और अंग्रेजी सहायक भाषा हो, उसको क श्रेणी के राज्य में बांटा गया। ये राजभाषा नियम 1976 से बनाया गया। ख श्रेणी के राज्य ऐसे राज्य जहां राज्य भाषा के रूप में अंग्रेजी और हिंदी को द्वितीयक भाषा का दर्जा प्राप्त हो, मतलब राजभाषा जो है वहां की कोई दूसरी हो, राजभाषा दूसरी हो, ठीक, लेकिन द्वितीयक भाषा के रूप में अंग्रेजी और हिंदी दोनों बनी रहे। ऊपर वाले में क्या था? हिंदी राजभाषा और अंग्रेजी सहायक भाषा। यहां पर ख श्रेणी के राज्य में राजभाषा कौन सी होगी? राजभाषा न तो अंग्रेजी होगी न हिंदी होगी, बल्कि उसके अलावा दूसरी होगी, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी। ठीक, यहां पर इनको ख श्रेणी के राज्यों में रखा गया। ठीक, पंजाब में पंजाबी राजभाषा है, जबकि अंग्रेजी और हिंदी वहां की द्वितीयक भाषा है। गुजरात में गुजराती राजभाषा है, महाराष्ट्र में मराठी राजभाषा है और सहायक भाषा द्वितीयक भाषा के रूप में अंग्रेजी और हिंदी है। ये 3 राज्य, चूंकि पंजाब के साथ में चंडीगढ़ भी जुड़ा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें शामिल होगा, जैसे यहाँ पर दिल्ली शामिल है। अब आते हैं ग श्रेणी के राज्य, जहां राजभाषा के रूप में हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं होती है, जैसे अन्य राज्य उपरोक्त के अलावा। अब यहाँ पर जो ग श्रेणी के राज्य हैं और किस राज्य में कौन सी राजभाषा, इस पर हम एक चार्ट आपको बता दे रहे हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखें त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य है। इस त्रिपुरा राज्य में राजभाषा है कोकबोरोक। ये चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है, चीनी तिब्बती परिवार की, ये वहाँ की राजभाषा है त्रिपुरा की, कोकबोरोक। पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी में फ्रांसीसी राजभाषा है, यानी पांडिचेरी में फ्रांसीसी भाषा में कामकाज होता है, सहायक भाषा अन्य होगी। मिजोरम में मिजो भाषा है, ये फ्रांसीसी पांडिचेरी में फ्रांसीसी है। मिजोरम में मिजो है, मिजोरम में मिजो, ठीक है, मिजोरम में मिजो है। इसके बाद नागालैंड और मेघालय की बात करें तो नागालैंड मेघालय जो है उनमें अंग्रेजी राजभाषा है। नागालैंड और मेघालय इन दोनों में अंग्रेजी राजभाषा के रूप में उपयोग होती है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब और एक और बात करें, अभी तक हमने 8वीं अनुसूची की भाषा पर बात किया था, 22 भाषाएं आपको दिखाई थी। एक बात याद रखना है, उन 22 भाषाओं में एक तो राजस्थानी शामिल नहीं है, क्योंकि राजस्थानी जो है वो पश्चिमी हिंदी है और वो हिंदी में ही शामिल हो जाती है। और इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। जबकि अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन 8वीं अनुसूची में ये 2 भाषाएं शामिल नहीं है, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं,
वहाँ का राज्य का विधानमंडल तय करेगा कानून बनाकर, ये हमने देख लिया कहाँ किसने किया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है इतनी भाषाएं जिनके बारे में सारी बातचीत हमारी हो चुकी है, इन पर हमने सब कुछ लिख लिया। अब इसके पहले बातचीत हमने कर चुके। ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है वो अंग्रेजी होगी, और ये याद रखिएगा अंग्रेजी होगी। ठीक, यद्यपि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से हाई कोर्ट में हिंदी के प्रयोग का उपयोग करा सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, और साथ में केंद्र सरकार के जितने भी अधिनियम और आदेश होते हैं वो भी अंग्रेजी में बनते हैं। ये याद रखिए, 348 में ये बातें लिखिए। राजभाषा से संबंधित संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। राष्ट्रपति इसके लिए एक जांच समिति बनाएगा। 350 व्यथा निवारण के लिए आवेदन है। कहीं भी अगर कोई अधिकारी को या हाई कोर्ट या निचली अदालतों में अगर आवेदन देना है तो निचली अदालत में आधे आवेदन या किसी अधिकारी को मातृभाषा में दिया जा सकता है। जैसे ही ये बात की गई तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है त्रिभाषा सूत्र की, इस अधिनियम से, क्योंकि 2 भाषाएं पहले से आ चुकी थी, एक हिंदी दूसरा अंग्रेजी, और अब तीसरी में आ गई मातृभाषा। इसलिए यहाँ से त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत होती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यद्यपि अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में इस त्रिभाषा सूत्र को और आगे बढ़ाने की बात कही गई है, उसको आप देख सकते हैं नई शिक्षा नीति में। अनुच्छेद 350 है, उसी के अनुसार है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और भाषाई अल्पसंख्यकों को लेकर अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व संघ का होगा। इसके लिए सम्मेलन हुआ पहला, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, 10वां 11वां। ठीक है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय में एक विभाग है राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग किसके अंतर्गत आता है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम के नाम पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको 3 नंबर का, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, यद्यपि ये नोट्स आपको भेज दिए गए। संविधान के अनुसार अधिनियम विनियम आदेश का किसके द्वारा किया जाता है, अनुवाद विधि मंत्रालय के अनुसार। पहले यह अनुवाद जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब गृह मंत्रालय से इसको हटा करके 1975 में इसको विधि मंत्रालय को दे दिया गया, और गृह मंत्रालय में एक विभाग राजभाषा विभाग 1975 में ही बना है। केंद्र सरकार द्वारा 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर गलती होने की संभावना बिल्कुल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए। केंद्र सरकार द्वारा 67 में ही केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रारंभ किए गए कार्यों का समन्वय करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। दूसरी बात, 77 में पहली बार यूएन महासभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, और 1988 में पीवी नरसिंह राव ने दिया था। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी में भाषण की शुरुआत की थी भारत में। 1988 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तब पीवी नरसिंह राव ने दिया था, और 1977 में जब विदेश मंत्री थे जनता पार्टी में तब उन्होंने दिया था। ठीक है, 1976 से राजभाषा आयोग समाप्त कर दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आयोग कार्यरत है। राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं यहाँ दी गई है, किसके मंत्रालय के अधीन है, ये सब आपको लिख करके दे दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। और हिंदी की विकास गाथा से संबंधित और कोई भी प्रश्न जो आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है, वो हम आपको लिख करके आपके नोट्स में अपलोड कर देंगे, जो हमको लगता है कि और आ सकता है। कहानी हमने बहुत सारी इसलिए सुनाई है आपको, उसके पीछे का रीजन सुन लीजिएगा। हिंदी भाषा पर एक निबंध पूछा जाता है। आपके पास अब बहुत सारे कंटेंट हो चुके हैं कि हिंदी के लिए पीछे की बहुत सारी कहानियां आपने सुन ली, संविधान के में क्या प्रावधान है उस पर बातचीत हो चुकी है, किस प्रकार के विवाद रहे हैं, लेकिन ये तो तय हो चुका कि अब अंग्रेजी आपके राज्य की सहायक भाषा के रूप में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि उसमें एक अनुच्छेद आ चुका है, वो ये है कि एक संशोधन जो 7 में किया गया इंदिरा गांधी के काल में, कि जब तक के राज्य का विधानमंडल, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल पारित नहीं कर देता कि हिंदी भाषा को हटाया जाना चाहिए या अंग्रेजी भाषा को हटाया जाना चाहिए, तब तक के वो सहायक भाषा के रूप में, द्वितीयक भाषा के रूप में बनी रहेगी, और वो अब अनंत काल तक बनी रहेगी। और अब वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी का प्रयोग और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि अब अंग्रेजी आपके साथ बनी रहने वाली ही है।
ठीक है, अब आप अंग्रेजी का विरोध नहीं कर सकते, भले स्वतंत्रता आंदोलन के पहले गांधी जी और अन्य लोगों ने उनका विरोध किया था, ठीक है, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में अंग्रेजी और विकसित होती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा दें, दक्षिण भारत में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम शुरू किया जाए और हिंदी को एक व्यापक भाषा का रूप दिया जाए, ठीक है। तो आप हिंदी की कहानी आपने सुन ली है, कल हम आगे देखेंगे, व्याकरण से शुरू करेंगे। नमस्कार।